हेलो। एक तो पहला सवाल ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स वगैरह जो अपने सुविधाएं लेते हैं, आम जनता को क्यों नहीं है या गरीबों को क्यों नहीं है? पहली बात तो गरीबों का तो आप छोड़ दीजिए, आम जनता का भी है, या खास करके किसानों के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताऊंगा कि एमएलए एमपी अपने सुविधाओं की बात अपने आप डिसाइड करते हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए, उनका क्या भत्ता होगा, उनके क्या फैसिलिटी, जो कि डिसाइड करने वाले वो हैं। किसानों के लिए या आम जनता के लिए वो डिसाइड नहीं करते, उनके डिसाइड करते हैं किसानों के। शरद जोशी जी कहते थे बड़े अच्छी तरह से, किसानों के लिए जो मार पड़ती है दो तरह का, एक सुल्तानी मार, सरकार की मार, गलत नीतियों का मार, और दूसरी मार होती है ऊपर वाले की मार। कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, कभी ज्यादा बारिश हो गया, कभी पेस्ट अटैक हो गया, कोई ना कोई परेशानी, और ऊपर से वैसी हालत में सरकार भी ऐसी गलत नीति अपनाएंगी कि उसको और भी मार देंगे। तो ऐसे हालत वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो या तो ऊपर वाला डिसाइड करता है या फिर सरकार डिसाइड करते उनका जो सुविधाओं की बात जो कह रहे हो। तो किसान बेचारा लाचार है, अपना कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल है कि जो 27 रुपया या 32 रुपया वाली जो बात है, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। इसको तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं। ये लोगों ने जो किया है, ये कभी गरीबी देखा नहीं और आम जनता की परेशानी देखा ही नहीं, तो वो तो ऐसा कहेंगे ही। उनको अब छोड़ दीजिए। मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कब गरीबी देखा? जिंदगी भर बाहर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के नौकरी किया और वहां उनकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया। तो ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन मोदी जी जो गरीब घर से आते हैं, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कम से कम एक आगे के दिन सभी लोगों का एक अच्छा हो। इस देश में कोई गरीब क्यों रहेगा? 60 साल के बाद हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए कि अभी भी इतने 25% लोग गांव में और ओवरऑल 21% 22% लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि गांव के 90% लोग अभी गरीबी। दूसरी बात यह है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैजुअली मैंने मेंशन किया था एजुकेशन का, आज के दिन में जो आ काखा पढ़ने वाले, मतलब जिसको साक्षरता कहते हैं, 67% है। दैट मीन्स अभी भी 33% लोग आ काखा भी नहीं जानते इस देश में। अगला क्वालिटी एजुकेशन को तो बात छोड़ दीजिए, जिसमें आगे कुछ पढ़ सकते। ये आजादी के 68 साल के बाद 68% लोग अभी शिक्षित नहीं है या आ काखा पढ़ने वाले नहीं है। तो हमें शर्म से भर जाना चाहिए। छोटे से छोटे देश, गरीब से गरीब देश भी, सबसे बड़ा उनका स्ट्रेटेजी है उनको सबको पढ़ाएं लिखाएं, और पढ़ने लिखने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक बहुत गरीब मजदूर घर से आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे घर में सिर्फ हमारे 2 एकड़ जमीन और मेरे पिताजी का जो था, और अभी हम 3 भाई थे, तीनों भाई में बांट दे तो 1 एकड़ भी नहीं बनता। अगर मैं पढ़ लिख के किसी तरह से यहां तक नहीं पहुंचता, हम घर में गांव में खेत मजदूरी करते और रोज रगड़ा खाते, और शायद कभी जरूरत पड़ते तो आत्महत्या भी करते। क्या हालत है? तो ऐसी सिचुएशन क्यों है? हम अपने को अगर सिविलाइज्ड कहते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति इतना प्रसिद्ध, सारा दुनिया में फेमस था, हमारे हर तरह से कल्चर इतना, मतलब इसको हम ग्रेट कल्चर के रूप में मानते हैं। हमारी एक ऐसी कलेक्टिव लिविंग्स थी, कलेक्टिव एक दूसरे को हेल्प करने की बात थी। तो एक गरीब क्यों है? क्यों लोग इस तरह से परेशान हैं? क्यों इस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उस गांव में क्या कोई सब मर गए कि कोई इकट्ठे होकर कोई कलेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते हैं? कलेक्टिव प्रेशर नहीं डेवलप कर सकते हैं? तो हमें तो सरकार को भी और बाकी जो हम अपने को इंटेलेक्चुअल से सिविलाइज्ड कहते हैं, हम सबको शर्म से भर जाना चाहिए अगर हम किसानों की हालत को ना सुधार सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं उसको,
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करती है, तो उसका आधार होता है इस तरह से। एक तो सबसे पहले देखा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको लागत कहते हैं। लागत के मतलब कितने फर्टिलाइजर का कॉस्ट आया, कितना लेबर का कॉस्ट आया, कितना इरिगेशन का कॉस्ट आया, कितना और चीज़ों का सीड का कॉस्ट आया, सारे चीज़ लगा के फिर देखते हैं कि वो हर एक स्टेट का कलेक्ट होता है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपके यहाँ भी परवाने वगैरह सब वो करते हैं, और करके तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को। उस डेटा को सीएसईबी यूज करती है, और ऑल इंडिया का हर एक स्टेट का जो लागत आता है उसका एक औसत लागत लिया जाता है सारे देश का। औसत के चक्कर में होता क्या है कि मान लीजिए किसी का 500 रुपये पर क्विंटल खर्चा है, किसी का 1000 रुपये पर क्विंटल खर्चा है। हमने औसत के बेसिस पे मान लीजिए 700 के बेसिस पे फिक्स कर दिया, लेकिन जो जिसने 1000 रुपया खर्चा किया उसका तो फिर 700 रुपये किस मतलब, उसको तो पॉकेट से 300 रुपये का घाटा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन काफी हद तक काफी फसलों में ऐसा होता है। दूसरा कंसिडरेशन होना जो चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइस है। अगर हमने ज्यादा प्राइस कर दिया तो मार्केट में चीजों का दाम कितना बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो फिर तो गरीबों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात इसमें और भी है, अगर आप राइस व्हीट राइट टू फूड एक्ट के तहत 2 रुपया और 1 रुपया किलो के हिसाब से या 2 रुपया 3 रुपया किलो के हिसाब से आप देते हैं तो वो तो सब्सिडाइज्ड है हाईली, वो तो आप दीजिए। इधर से किसानों को अच्छा प्राइस दीजिए, गरीबों को सस्ता अनाज दीजिए, और वो जो बेसिकली जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। वो पॉलिसी अगर अब तक नहीं होगी तो सिस्टम चल नहीं पाएगा। सारा दुनिया में सपोर्ट देना पड़ता है छोटे किसानों को या किसानों को। आज के दिन में अमेरिका में भी है, अमेरिका में जो 100 एकड़ वाली जमीन है उनको भी सपोर्ट देना पड़ता है। अमेरिका में तो यहाँ तक है कि मार्केट प्राइस को बनाए रखने के लिए किसानों को कहा जाता है कि तुम प्रोड्यूस ही मत करो इस साल, इतना जमीन तुम फैलो रखो, उस पर कुछ उपजाओ नहीं, जिससे उत्पादन कम हो और मार्केट में कमी हो और दाम बढ़े। तो जब वो इतना कर सकते तो हम प्रोडक्शन करने के लिए तो और लोगों को खिलाने के लिए तो कर ही सकते हो। अभी भी इतने % लोग आप कहते हो गरीब है, तो देखने के लिए तो ये सारी चीजें। तीसरी बात है टर्म्स ऑफ ट्रेड भी देखना है, इनपुट आउटपुट में रेशियो क्या है, इनपुट प्राइसेस में कितना वृद्धि हुई। लेकिन मेरा अपना यह है कि ठीक से कॉस्ट का कैलकुलेशन भी नहीं होता, इनपुट प्राइसेस भी ठीक से नहीं देखा जाता। टर्म्स ऑफ ट्रेड कई स्टडीज में दिखाया गया है कि मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मैं तो वहां रह चुका हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, कई चीजों में कमियां अभी भी है, उसमें मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जरूरत है। क्वेश्चन आपने किया बड़ा पर्सनल, मेरे को प्रॉब्लम था क्योंकि मैं किसी तरह का डिक्टेशन नहीं चाहता था। मैं एक प्रिंसिपल वाला आदमी हूं, प्रिंसिपल के लिए मैं मरता हूं और जीता हूं। वो अब मान लीजिए कोई एक चीज का दाम आपने बढ़ा दिया, व्हीट का, राइस का क्यों नहीं बढ़ाओगे? राइस व्हीट में भी पैरिटी चाहिए। इसी तरह से कहोगे कि इसका मत बढ़ाओ उसका ना करो, कभी कहो शुगर केन प्राइस कई साल तक नहीं बढ़ा, मैंने बढ़ाने के बावजूद भी मेरे को क्वेश्चन किया गया। हमने जो रिपोर्ट दिया खरीफ 2008 में वो प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को भेज दिया गया, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। मैंने क्या किया कि फिर सोनिया गांधी से मिलकर उसको इंप्लीमेंट कराया। तो ये जो सिरदर्दी था, मैंने कहा सबसे दूर रहो, अपना पीसफुली अपना काम करो, रिसर्च करो, और बीच बीच में सरकार को बोलते रहो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुने ठीक है, नहीं सुने तो वो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर नहीं सुनेंगे तो किसान भाई हमारे तैयार हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत दिन तक ये सिस्टम ऐसे चल नहीं सकता। एक दिन आएगा किसान संगठित होके सरकार को, कोई भी सरकार हो चाहे, उनको दिशा दिखाएगा। मेरी किताबें तो अवेलेबल है मार्केट में, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल होती है।
इम्पोर्टेंट एक तो लैंड पॉलिसी पे हमने अभी किताब छापा, एक लैंड पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें सारे इश्यूज लैंड इश्यूज उसमें डिस्क्राइब किया। कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी ने छापा उसको। एक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वीमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज, उसको भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले छापा। उससे पहले एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट था, उसको छापा। तो इस तरह से बहुत मिल जाएगा। कुछ चीजों का रेफरेंस चाहिए तो मेरा ईमेल आप ले लो, मेरे को ईमेल कर देना, तो फिर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, या अगर मेरे पास एक सरप्लस कॉपी होगा, बहुत ही उत्सुक हो तो मैं भेज दूंगा। हमारे देश में एग्रो बजट होगा, स्वतंत्र कृषि अर्थसंकल्प बेनिफिशियरी हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि एग्रीकल्चर को अभी भी स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया, एक कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है या सेंट्रल लिस्ट में नहीं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो बजट नहीं बना सकती एग्रीकल्चर का इंडिपेंडेंट। उनको एग्रीकल्चर का एक हिस्सा ही जैसे किसी किसी चीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर के इंडिपेंडेंट बजट मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर करना चाहे तो जनरल बजट में भी इतना प्रोविजन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मोदी जी काफी कीन है कि इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी लागू किया। उसमें किसी ने बताया होगा, या अरुण जेटली जी का कोई कॉन्स्टेंट होगा, जिसके चलते 5,300 करोड़ रुपए इरिगेशन में प्रावधान। इतना बड़ा देश में इरिगेशन डेवलप करने के लिए मेरा तो अपना एस्टिमेट ये है कि जो इरिगेशन के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, जो 15-20 साल से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कई कारणों से, कॉस्ट ओवररन हो गया, कई जगह टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई, कई और प्रॉब्लम्स आए, तो उसको ही पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कम से कम 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ चाहिए। और उसको करोगे तो आपको 15 से 20 मिलियन एडिशनल एरिया इरिगेशन का मिलेगा। तो बजट तो आपको सब्सटेंशियली बढ़ाना पड़ेगा। सरकार अगर सही में सीरियस है कुछ करने के लिए, तो उनको ये करना चाहिए कि हर चीज में हाथ ना डाले कि ये भी करो, वो भी करो, दान भी करो, ये भी करो, वो ना करो, फालतू धंधा बंद करो। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर से ये 2-3 चीजें इमीडिएटली करना है। इरिगेशन नंबर 1 प्रायोरिटी है, इरिगेशन पे पूरी जोर लगाओ, सारे एग्रीकल्चर बजट का इरिगेशन पे डाल दो। 5 साल तक उसको कंप्लीट करके फिर सेकंड प्रायोरिटी को अगला 5 साल में कंप्लीट करो। अधूरा बजट में क्या होता है, कहीं का नहीं रहता, कोई भी चीजें कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता। आपको मान लो एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख चाहिए, आपको सरकार ने दिया कि तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूं, 2 लाख रुपया आपके पास है नहीं, तो ट्रैक्टर नहीं खरीदोगे, कहां से खरीदोगे? वही हाल हो रहा है हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक स्कीम्स का, आधा अधूरा करते, हर एक इधर 200 करोड़ दे दो, इधर 40 करोड़ दे दो, इधर 100 करोड़ दे दो, सारी चीज इनकम्प्लीट रहता है। ऐसा नहीं करना है, एक एक चीजों को लेके बारी बारी में प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में करो। एजुकेशन सोशल सेक्टर में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। आप कहो कि अगला 5 साल में हिंदुस्तान का कोई लोग इलिटरेट नहीं रहेगा, हर एक फैमिली में जो भी यूथ हैं उनको कम से कम हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिलेगा, फ्री एंड कंपलसरी, तो तब जाके चीजें होगी। आप कहोगे एजुकेशन में 100 करोड़ दे दिया, तो 100 करोड़ में क्या करोगे? अब इस बार तो वो भी घट गया, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह में तो अच्छा प्राइमरी हायर एजुकेशन में बढ़ गया, प्राइमरी एजुकेशन घटा दिया। भाई प्राइमरी के एजुकेशन के बिना हायर सेकेंडरी में तुम पहुंचोगे कैसे, या कॉलेजेस में जाओगे कैसे? तो मतलब कुछ आधा अधूरा अनकोऑर्डिनेटेड एडहॉक डिसीजंस होते हैं, और जिसका हम शिकार पिछले 68 साल से हैं। कम से कम अभी सरकार को टाइम मिला है, अच्छा मेजोरिटी मिला है, सही सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो फिर ये भी जाएंगे, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं। महाराष्ट्र में बाजार समिति है जी, वहाँ में किसान लोग माल लाते हैं, उसके ऊपर आड़त काटी जाती थी व्यापारी लोगों, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद किया, लेकिन व्यापारी लोगों ने 1 दिन आंदोलन किया तो फिर से वो डिसीजन गायब हो गया। इसकी वजह क्या है?
वजह, सबसे बड़ा वजह है कि पॉलिटिशियंस के साथ औरतिया का साठगांठ रहता है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, आपके पंजाब में पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, हरदम कहते कमीशन एजेंट्स को हटा देंगे। जब भी डिस्कशन में कभी आता है वो बंद हो जाता है, डिस्कशन ही बंद हो जाता है। अभी तक कुछ नहीं कर पाया। बादल इतना कोशिश कर लिया, किसानों कहने लगा कि मैं हमदर्द हूं और ये हूं, कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या है कि उसमें से आधे लोग पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, इसमें नहीं हो पाता। किसान को खेती करना छोड़ना सरकार कितना गंभीरता से देखती है? खेती करना छोड़ना कह देने से थोड़ा होगा। खेती, देखिए, खेती जो है किसानों के लिए एक जीविका है, लाइवलीहुड है। उसके बिना उनको अगर कोई अल्टरनेटिव मिलता है, जैसे मैं आगे मैं खेती बाड़ी थोड़ा करने जा रहा हूं, मैं तो यहां मौज कर रहा हूं। सरकार मुझे 2 लाख रुपए दे रही थी, अभी पेंशन मेरा 86